Hello everyone. In this video, we're going to discuss diseases of digestive system का वन शॉट है ये तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के अंदर बिकॉज हम लोग बहुत सारी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपको कोई भी डाइजेशन के अंदर डिजीज़ करने की ज़रूरत नहीं है और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने पहले से ही एक्चुअली लिख लिए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अल्सर के बारे में। अल्सर वर्ड एक्चुअली इज़ यूज फॉर सोर, कोई भी पेनफुल वॉन्ड इंटरनली जब इंटरनल स्ट्रक्चर पे होता है किसी भी ऑर्गन के तो उसको अल्सर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माउथ के अंदर जो छाले होते हैं उसे माउथ अल्सर कहा जाता है। वैसे ही आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर भी दो कॉमन जगहों पे अल्सर्स हो सकते हैं, एक है स्टमक, एक है इंटेस्टाइन। अगर स्टमक के अंदर अल्सर होगा तो उसे आप गैस्ट्रिक अल्सर बोलोगे, अगर इंटेस्टाइन के अंदर होगा तो उसे आप इंटेस्टिनल अल्सर बोलेंगे। हम जिस अल्सर के बारे में बात करेंगे वो है गैस्ट्रिक अल्सर। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो ये एक नॉर्मल स्टमक का फ़ोटो है और यहाँ पर ये जो पेनफुल वॉन्ड्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली गैस्ट्रिक अल्सर को दिखाया हुआ है इन्होंने, स्टमक अल्सर। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये एक्चुअली ड्यूडेनम है जो कि फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, तो इसीलिए इसके अंदर भी एक सोर है, उसको ड्यूडेनल अल्सर कहा गया है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि स्टमक के अंदर अगर अल्सर हो जाएगा तो गैस्ट्रिक अल्सर को पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। एक्चुअली आपको पेप्टिक अल्सर ज़्यादा सुनने को मिलेगा। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाई कंसनट्रेशन ऑफ HCl अगर स्टमक में हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, गर्म खाना खा लिया, उससे भी अल्सर्स हो सकता है। अगर गर्म खाना खाने से या स्पाइसी फूड खाने से क्या होता है कि आपकी जो स्टमक की लाइनिंग है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है, म्यूकोसा जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से अल्सर देखने को मिल सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, पेन होता है स्टमक में, क्रैम्प्स होते हैं, बर्निंग, यू फील बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक, वॉमिटिंग, नोज़िया, ये कंडीशन सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके अलावा जो रीज़न होता है हाई कंसनट्रेशन ऑफ HCl, वो स्ट्रेस, अल्कोहल कंजम्पशन, स्पाइसी फूड, हॉट फूड खाना, उसके अलावा एक बैक्टीरिया जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, से भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स और PPIs। एंटीबायोटिक्स ऑफ कोर्स आप हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अगेंस्ट लेते हो। PPIs क्या होता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को PPI कहा जाता है। ये एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है HCl की प्रोडक्शन को इनहिबिट करने में। HCl कम रिलीज़ होगा फिर स्टमक में। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट अल्सर कंडीशन थी। अब बात करेंगे फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बहुत सिंपल है। अगर आपने कंटामिनेटेड फूड खा लिया, कंटामिनेटेड यानी कि अनक्लीन खाना जिसके अंदर कंटामिनेंट्स हो, या फिर टॉक्सिक फूड जिसके अंदर बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल स्टेफिलोकोकस, वायरस या फिर पैथोजन, कोई भी इनमें से कुछ भी हो तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। या तो अगर अनकुक्ड या पार्शली कुक्ड खाना भी अगर आप कंज्यूम करते हो, अगर आपका एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा सा सेंसिटिव है तो उसमें भी आप फूड पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है। इसका ट्रीटमेंट तो फिर यही है। अच्छा होता कि इसके सिम्टम्स पहले देख लेते हैं। स्टमक क्रैम्प्स, वॉमिटिंग, फीवर एंड डायरिया। डायरिया सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अच्छा, डायरिया के अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्लूइड आपकी बॉडी का, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट और इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, जो इम्पॉर्टेंट आयंस होते हैं वो सारे लॉस हो जाते हैं बॉडी से। इसीलिए ट्रीटमेंट में रिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस, फॉर एग्जांपल NaCl, नमक और पानी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होगा फॉर फूड पॉइजनिंग। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स अगर एक्सट्रीम केस है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्पेप्सिया। बहुत आसान है। इनडाइजेशन को डिस्पेप्सिया कहा जाता है। इनडाइजेशन यानी कि अगर आपने खाना खाया लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपको ऐसा लगता है कि आपके हार्ट के अंदर कुछ बर्निंग हो रहा है, उस कंडीशन को हार्ट बर्न कहा जाता है। लेकिन असल में जो बर्निंग होती है वो स्टमक के अपर रीजन, कार्डिक रीजन में होती है, जो कि हार्ट के बहुत करीब है। तो ऐसा लगता है कि यू फील सम बर्निंग सेंसेशन इन द हार्ट, बट एक्चुअली दैट बर्निंग सेंसेशन इज हैपनिंग इन द स्टमक। ठीक है, इसके सिम्टम्स ब्लॉटिंग, नोसिया, एब्डोमिनल फुलनेस, ऐसा लगता है कि खाना इज़ नॉट डाइजेस्टेड, बहुत सारा टाइम निकल गया, 6 7 8 घंटे हो गए, बट स्टिल यू फील लाइक यू आर फुल। उस कंडीशन को इंडाइजेशन या फिर डिस्पेप्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलीमिया नर्वोसा। ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, दोनों मैं साथ ही समझाऊंगी बिकॉज बहुत को रिलेटेड एक दूसरे से, ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं लेकिन अपोजिट चीज़ें होती हैं।
देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलीमिया नर्वोसा के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिजीज़ की कैटेगरी में आते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसके अंदर इंसान को डर लगता है कि अच्छा अगर मैं थोड़ा सा भी खाऊंगा तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। ज़्यादातर ये यंग गर्ल्स एंड वुमेन के अंदर देखने को मिलता है। इसकी रिजल्ट के अंदर क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा बॉडी वेट लॉस हो सकता है, स्पॉन्टेनियस वॉमिटिंग। एनोरेक्सिया देखने को मिलता है। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, एनोरेक्सिया कहा जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती। एक्चुअली एनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत सुनने में बहुत नॉर्मल सी कंडीशन लग रही होगी, अच्छा ये तो सबको लगता है ऐसा कि अगर मैं खाऊंगा तो वेट गेन हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली एनोरेक्सिया नर्वोसा एक बहुत सीरियस कंडीशन है जिसके अंदर बहुत डर लगता है खाना खाने से, और अगर ऑफ कोर्स हम खाना नहीं खाएंगे तो वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो कुछ एक्सट्रीम केसेस ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर लोगों को थ्रू इंजेक्शन एंड आईवी से ग्लूकोज दिया जाता है। जैसे कि आप इस इलस्ट्रेशन में देख सकते हो, दिस गर्ल इज़ वेरी स्लिम but when she looks at her in the mirror she feels like she's um, unwell। ये ऐसे लगता है कि she is chubby, ठीक है, she is fat, बट रियलिटी कुछ और है। तो इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है लेकिन शी थिंक्स दैट। तो एक डर है वेट गेन का, उसके डर में खाना नहीं खाते लोग। इसका ही ऑपोजिट है बुलीमिया नर्वोसा। एक ये भी साइकोलॉजिकल कंडीशन है एनोरेक्सिया की तरह ही, लेकिन इसके अंदर उल्टा काम होता है, यानी कि लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, यानी कि कंटिन्यूसली खाना खाते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप कंटिन्यूसली खाना खाओगे तो वो तो बहुत ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन हो जाएगी। इससे एनोरेक्सिया से ज़्यादा ख़तरनाक होता है बुलीमिया नर्वोसा। इसकी बहुत सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, और कुछ एक्सट्रीम केसेस के अंदर कुछ लोग इतने ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाते हैं इस कंडीशन से कि दे डू पर्जिंग का मतलब ये होता है कि दे इंड्यूस वॉमिटिंग, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, यानी कि दे पुट देयर फिंगर्स इनटू द ईसोफेगस, या फिर वो यूविला को टच करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको वॉमिटिंग आए, ताकि व्हाटएवर दे हैव ईटन विल कम आउट, ताकि वो और ज़्यादा खाना खा सकें। तो क्या होता है कि उनका पेट तो फुल हो जाता है लेकिन स्टिल दे वांट टू ईट एंड देयर इज़ नो स्पेस फॉर द फूड इन स्टमक। तो वो इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं ताकि खाना अंदर वाला बाहर आ जाए एंड दे कुड ईट अगेन। उसके बाद इसके रिजल्ट के अंदर क्या हो सकता है, किडनी फेलियर, टूथ डिके, हार्मोनल इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और हार्ट प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हमारा है ओबेसिटी, जो कि ईजी है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट हो जाता है। मोटा इंसान एक्चुअली नॉर्मल बॉडी वेट से ज़्यादा बॉडी वेट हो जाता है, तो विच इज़ नॉट ओके, ठीक है। इससे बहुत सारे और डिजीज़ हो सकते हैं। मैंने ओबेसिटी को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था एक सेपरेट वीडियो के अंदर, तो आप उसमें भी देख सकते हो इफ़ यू फील लाइक यहाँ पे तो बहुत जल्दी आई एम टेलिंग यू। तो देखो अकॉर्डिंग टू WHO एक इंसान जिसका एज 35 के अराउंड है, अगर उसका BMI, अगर आपको जानना है BMI क्या होता है, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो अगर उसका BMI 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वो इंसान ओबीस कहलाएगा। BMI को आप कैलकुलेट कर सकते हो वेट ऑफ अ पर्सन डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर से। आप अपना भी BMI निकाल सकते हो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ओबेसिटी के रीजंस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस, एक्सेस फैट, एनवायरनमेंट, डाइट सबसे बड़ा मेन रीज़न है इसका। इससे बहुत सारी और कंडीशन, सीरियस कंडीशन हो सकती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, कुछ तरीके के कैंसर, CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, डायबिटीज़ हो सकता है। ट्रीटमेंट के अंदर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका हेल्थी डाइट, फिज़िकल एक्टिविटी, वर्कआउट, एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट एक्चुअली। तो ये था हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम।